नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रांस में मंत्रिमंडल का गठन, उसके कार्य और उसकी शक्तियाँ। हम बात करते हैं पंचम गणतंत्र में मंत्रिपरिषद की क्या स्थिति थी। पंचम गणतंत्र में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति है वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर उसके द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मंत्री राष्ट्रीय सभा के सदस्य नहीं होते हैं और यदि कोई सदस्य होता है तो उसे मंत्री पद ग्रहण करने पर सभा की सदस्यता का परित्याग करना पड़ता है। मंत्रीगण किसी सरकारी या निजी उद्योग में नौकरी नहीं कर सकते। मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 50 में ये कहा गया है कि जब राष्ट्रीय सभा निंदा प्रस्ताव पारित करती है या सरकारी कार्यक्रम या सरकारी नीति के सामान्य व्यक्तित्व को अस्वीकृत करती है तो प्रधानमंत्री को अपनी सरकार का त्यागपत्र गणतंत्र के राष्ट्रपति को जरूर दे देना चाहिए। यहाँ ये पता चलता है कि राष्ट्रपति है उसकी स्थिति काफ़ी मजबूत है बजाय प्रधानमंत्री की। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है अर्थात परिवर्तनशील है। उनकी संख्या प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित की जाती है। तो हम ये देखते हैं कि फ्रांस में जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनकी जो सदस्य संख्या है वो निश्चित नहीं है, परिवर्तनशील है और संख्या का जो निर्धारण किया जाता है वह प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के 2 प्रकार होते हैं, राज्य मंत्री और बिना विभागीय मंत्री तथा वे मंत्री जिन्हें विभिन्न विभागों का अध्यक्ष बनाया जाता है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत एक कैबिनेट परिषद गोपनीय कार्य करती है। एक प्रकार से यह मंत्रिपरिषद का विधायी अंग होती है। संविधान में इस संस्था का भी कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसकी तुलना है वो अमेरिका के अंतरंग परिषद से की जा सकती है। इसकी बैठकें सप्ताह में होती रहती हैं और जो मंत्री परिषद है उसकी बैठकों का जो सभापतित्व है वह प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इसके विचार विमर्श भी हैं, वे गोपनीय होते हैं। अधिकांशतः ये संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले संवैधानिक मामलों पर विचार विमर्श करती है तथा उन्हीं पर निर्णय लेती है। ये तो हुआ मंत्रिपरिषद का गठन। तो हम ये देखते हैं कि पंचवें गणतंत्र में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है और इसमें मंत्रियों की संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है अर्थात मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या है वह काफ़ी अपरिवर्तनशील है और इसका जो निर्धारण है वह प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और मंत्रियों के जो प्रकार हैं वह 2 प्रकार हैं, राज्य मंत्री और वे मंत्री जिन्हें विभिन्न विभागों का अध्यक्ष बनाया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं मंत्रिपरिषद के कार्यों और उनकी शक्तियों की। फ्रांस में मंत्रिपरिषद अर्थात सरकार राष्ट्र की नीति का निर्धारण करती है और ये निर्देशित भी करती है, ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद 20 में। इसके अलावा राष्ट्र का संपूर्ण प्रशासन तंत्र और सैनिक जो बल है वो मंत्रिपरिषद के नियंत्रण में कार्य करता है। अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 54 में संधियों पर जो अनुसमर्थन है वह मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। आपातकाल की घोषणा जो कि अनुच्छेद 16 में उसका उल्लेख किया गया है और इसके अलावा संसद को संदेश भेजना जो कि अनुच्छेद 18 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद जो 8 है उसमें ये लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, यद्यपि इन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य है। तो हम ये देखते हैं कि मंत्रिपरिषद है इसके कई कार्य हैं, चाहे वो सैनिक क्षेत्र से संबंधित हों या संविधान से संबंधित हों या आपातकाल से संबंधित हों या फिर संधियों पर अनुसमर्थन से संबंधित हो। इसके अलावा भी मंत्रिपरिषद है वह कई कार्य करती है, जैसे कि संसद में बजट से संबंधित कार्य हैं, ये भी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। वित्तीय क्षेत्र में एक तरह से मंत्रिपरिषद को अध्यादेश द्वारा बजट पारित करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि 70 दिन में संसद प्रस्तावित बजट को पारित नहीं कर सकती। ये तो हैं मंत्रिपरिषद के कार्य और उसकी शक्तियाँ। अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद है उसकी जो अन्य जो कार्य होते हैं उनकी, जैसे कि जनमत संग्रह जिसका उल्लेख अनुच्छेद 11 में किया गया है और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति संबंधी है उसका उल्लेख भी अनुच्छेद 8 में किया गया है।
मंत्री जो मंडल है उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें फ्रांस का जो मंत्रिमंडल है वो काफ़ी दुर्बल है। इसका मुख्य जो कारण है कि फ्रांस में न तो पूर्णतः देशात्मक शासन व्यवस्था है और न ही संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल है वो अपनी एक स्थिति रखता है। तो उसकी जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि प्रधानमंत्री की दुर्बल स्थिति। फ्रांस का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की आधारशिला नहीं है। वह न तो तारों के बीच चंद्रमा है जैसा कि भारत में माना जाता है और न शासन प्रणाली की धुरी है। वह देश का नेता और लोकनायक नहीं होता है। उसकी स्थिति काफ़ी दुर्बल है क्योंकि वह संसद तथा राष्ट्रपति दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर भी उसका एक तरह से कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं होता। तो हम ये देखते हैं कि भारत का जो मंत्रिमंडल है वो काफ़ी शक्तिशाली होता है, जबकि फ्रांस का जो मंत्रिमंडल है वो काफ़ी दुर्बल होता है, जिसका मुख्य कारण है कि वहाँ के प्रधानमंत्री की दुर्बल स्थिति होना। अगली जो विशेषता है वह है संसद की दुर्बल स्थिति। संसदीय शासन प्रणाली में संसद शासन व्यवस्था की धुरी होती है, किंतु फ्रांस में मंत्रिमंडल को बजट संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिससे संसद का महत्व गौण हो जाता है। तो संसद की वहाँ क्या है, दुर्बल स्थिति है। फिर बात करते हैं हम उत्तरदायित्व की। फ्रांस में मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व व्यवहार में सामूहिक न होकर के बल्कि व्यक्तिगत हो जाता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि भारत में अगर उत्तरदायित्व की बात करें तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व का बोलबाला है, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता बल्कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है। राष्ट्रपति की प्रभावी भूमिका। फ्रांस का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। उसकी शक्तियाँ संवैधानिक न होकर के बल्कि वास्तविक हैं। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि फ्रांस का जो राष्ट्राध्यक्ष है अर्थात राष्ट्रपति है वह अपनी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है और इसी कारण वहाँ फ्रांस में मंत्रिमंडल है वो काफ़ी कमज़ोर है। गठबंधन सरकारें। फ्रांस में बहुदलीय मंत्रिमंडल होते हैं। सदस्यों में नीति तथा कार्य संबंधी विरोधाभास रहता है। उनमें एकता तथा अनुशासन का सदैव अभाव रहता है। इसलिए वहाँ जो सरकारें बनती हैं वो गठबंधन सरकारें तो हैं ही, इसके अलावा भी वहाँ की जो दल हैं वो काफ़ी शिथिलता से जुड़े हुए हैं। दलीय एकता का काफ़ी अभाव है और वहाँ गठबंधन सरकारें ज़्यादा हावी हैं। अगली जो विशेषता है वह है प्रशासनिक विशेषज्ञता। चूँकि फ्रांस में ये ज़रूरी नहीं होता कि संसद सदस्यों को ही मंत्री नियुक्त किया जाए अथवा विशेषज्ञ हैं उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। तकनीकी दृष्टि से यदि मंत्री और उनके बीच सचिव दोनों ही वरिष्ठ लोक सेवक हुए तो संपूर्ण शासन के नौकरशाही के दुर्गुणों से भर जाने की संभावना भी काफ़ी रहती है। जैसा कि भारत में क्या होता है, जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है वही व्यक्ति मंत्री चुना जाता है, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। कई विशेषज्ञ होते हैं उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो हमें ये देखते हैं, अगर हम बात करें मंत्री परिषद की फ्रांस के की, अगर उसकी तुलना हम ब्रिटेन और भारत के मंत्री परिषद से करें तो फ्रांस का जो मंत्री परिषद है वो काफ़ी दुर्बल है। और जैसे कि फ्रांस में जो मंत्रिमंडल दुर्बल है उसके पीछे कई कारण हैं, चाहे वह वहाँ के प्रधानमंत्री की दुर्बल स्थिति हो या वहाँ का जो मंत्री परिषद है उसको कम शक्तियाँ प्राप्त हो, क्योंकि वहाँ राष्ट्राध्यक्ष है वह वास्तविक प्रधान है। अगर हम तुलना करें फ्रांस के कैबिनेट की और ब्रिटिश कैबिनेट की तो फ्रांस में प्रधानमंत्री की नियुक्ति दुर्बल होने के कारण उसकी शक्तियाँ काफ़ी गौण हो जाती हैं, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री शासन की एक तरह से दूरी है, इसलिए उसकी शक्तियाँ काफ़ी व्यापक हैं। फ्रांस का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री है वह मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। फ्रांस में प्राय गठबंधन मंत्रिमंडल बनते हैं, जबकि अगर हम बात करें ब्रिटेन की तो मंत्रिमंडल एक ही दल से बनता है। केवल आपातकाल में ही वहाँ साझा मंत्रिमंडल बनाए जा सकते हैं। और फ्रांसीसी मंत्रिमंडल संगठित और अनुशासनबद्ध नहीं होते हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल होते हैं वे संगठित और अनुशासनबद्ध होते हैं। फ्रांस में सामूहिक उत्तरदायित्व की कमी पाई जाती है। व्यवहार में ये उत्तरदायित्व एक तरह से व्यक्तिगत हो जाता है, जबकि हम बात करें ब्रिटेन में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत शासन का प्रमुख आधार होता है। कहने का अभिप्राय ये हुआ यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व का कि सभी मंत्री साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं, अर्थात किसी एक कार्य के लिए कोई एक मंत्री जिम्मेदार नहीं होता बल्कि पूरा मंत्रिमंडल ही जिम्मेदार होता है। फ्रांस में राष्ट्र का मुख्य प्रवक्ता राष्ट्रपति है, वह शासन का प्रतीक माना जाता है। जबकि बात करें अगर हम इंग्लैंड की तो इंग्लैंड में शासन का प्रमुख प्रवक्ता प्रधानमंत्री है, सम्राट है वह शासन का प्रतीक मात्र है।
तो हम ये देखते हैं अगर तुलना में भी कि फ्रांस के कैबिनेट और ब्रिटेन के कैबिनेट की तुलना करते हैं तो ब्रिटिश जो कैबिनेट है वो काफ़ी शक्तिशाली है बजाय फ्रांस के कैबिनेट से। और इसके पीछे मुख्य जो कारण है वह है वहाँ के प्रधानमंत्री की दुर्बल स्थिति। और दुर्बल स्थिति का जो मुख्य कारण है वह यह है कि न तो वहाँ पूर्णतः संस्थात्मक शासन प्रणाली है और न ही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। और वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वह वास्तविक प्रधान माना जाता है, वही शासन का प्रतीक भी माना जाता है। धन्यवाद।